हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, आज के सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं पंजाब कॉमर्स लेक्चरर के प्रीवियस ईयर सवालों को। टॉपिक आज का हमारा अकाउंटिंग का रहने वाला है। तो अगर आप पीजीटी कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं, आप नॉर्मली कॉमर्स असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशंस की भी तैयारी कर रहे हैं, तो भी आज का सेशन आपके लिए फ्रूटफुल होगा। आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। इस सेशन में आप हमारे साथ अगर जुड़े हैं तो प्लीज फटाफट से इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आगे सवालों में आप खो जाते हैं और फिर लाइक करना भूल जाते हैं। तो चलिए जी, फटाफट से आज के सेशन को शुरू करते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आपके अपकमिंग यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी कॉमर्स एग्जामिनेशंस के लिए एवस्टडी क्लासेस के पास मल्टीपल कोर्सेज अवेलेबल है। इन सभी कोर्सेज की डिटेल आपको एवस्टडी क्लासेस की ऐप और वेबसाइट पे मिल जाएगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें रीच आउट भी कर सकते हैं, नीचे कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएंगी। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, एरर ऑफ डुप्लीकेशन आर एरर्स ऑफ, ऑप्शंस आर कमीशन, ओमिशन, प्रिंसिपल्स या फिर नन ऑफ दीज। तो अगर आप डुप्लीकेट एंट्री कर रहे हैं, यानी कि एक ही ट्रांजेक्शन को दो बार रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये ओमिशन तो नहीं है, प्रिंसिपल का एरर भी नहीं है, तो इट इज क्लियरली गोइंग टू बी एरर ऑफ ओमिशन। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर ए का बन जाएगा। चलिए, तो अभी सवाल है जी, डैश इज डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस जो आप बनाते हैं वो आपकी किताबों की अरिथमेटिकल एक्यूरेसी के बारे में आपको बताता है जी। और यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा एरर ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज कर देगा और कौन सा नहीं करेगा। ऑप्शंस आर रॉन्ग पोस्टिंग इन लेजर अकाउंट्स। तो आपने लेजर अकाउंट के अंदर गलत पोस्टिंग कर दी। अगर मान लीजिए कोई अकाउंट है, जैसे आपका फर्नीचर अकाउंट है, आपने फर्नीचर खरीदा, तो इसकी डेबिट साइड पे आना चाहिए था, बट आपने क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग कर दी। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका ट्रायल बैलेंस टैली होगा क्या? आप सोचकर बताइए। आपका ट्रायल बैलेंस यहाँ पे टैली नहीं होगा, और ऐसा बैलेंस, ऐसा जो एरर है वो आपका ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज कर देगा। सो ऑप्शन नंबर ए जो है वही करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास बनने वाला है। अगर आपका एरर ऑफ ओमिशन है, एरर ऑफ प्रिंसिपल है, या फिर आपने अपनी किताबों में एंट्री को रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो ऐसे एरर्स तो ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज नहीं करेगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। डैश इज जनरली नॉट शोन इन ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर इनमें से यूजुअली क्या नहीं देखने को आपको मिलेगा? कैश इन हैंड, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, फर्नीचर एंड फिक्सचर। सो आपका कैश इन हैंड, ओपनिंग स्टॉक और फर्नीचर फिक्सचर तो आपको ट्रायल बैलेंस में देखने को मिलता है। क्लोजिंग स्टॉक की अगर हम बात करें तो यूजुअली आपको एडजस्टमेंट्स में दिया रहता है कि क्लोजिंग स्टॉक आपका इतना है। तो आपका ट्रायल बैलेंस होगा, नीचे एडजस्टमेंट्स में दिया रहता है कि क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट टू दिस मच। और फिर आप इस क्लोजिंग स्टॉक को दो जगह लेकर जाते हैं, एक अपना ट्रेडिंग अकाउंट में, एक अपना बैलेंस शीट में। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी का जो आंसर है वो हमारा सही बन जाएगा। सवाल है जी, फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स विच ऑफ द फॉलोइंग रिजर्व कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द पर्पस। तो इनमें से कौन से रिजर्व का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं बोनस शेयर्स इशू करने के लिए? डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व अराइजिंग ड्यू टू रीवैल्यूएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अगर आपको बोनस शेयर्स इशू करने हैं तो उसके लिए आप अपने नॉर्मल जो पी एंड एल का बैलेंस है, या जो आपके जनरल रिजर्व्स हैं, रेवेन्यू रिजर्व्स हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। बट आपके जो रीवैल्यूएशन वाले रिजर्व हैं, रीवैल्यूएशन रिजर्व्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता बोनस शेयर्स के लिए। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर सी का बनेगा। सवाल है जी, मोर देन डैश शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी शुड बी एक्वायर्ड टू बिकम अ होल्डिंग कंपनी। तो अगर आप किसी और कंपनी के होल्डिंग कंपनी बनना चाहते हो तो आपके पास उस कंपनी के कितने शेयर्स होने चाहिए? कम से कम कितने शेयर्स होंगे तो आप उसके होल्डिंग बन जाओगे? ऑप्शंस हैं 49%, 50%, 25%, नन ऑफ दीज। तो होल्डिंग का बेसिकली मतलब है कि आप दूसरी कंपनी को अब कंट्रोल करोगे, दूसरी आपकी सब्सिडरी बन जाएगी। और ऐसा कंट्रोल पाने के लिए कम से कम 50% शेयर्स जो हैं वो आपके पास होने जरूरी हैं। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर बी 50% का बनेगा। द फाइनेंशियल ईयर ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी मस्ट बी। अब एक होल्डिंग कंपनी है और इस कंपनी के पास मेजॉरिटी स्टेक है एक और कंपनी का, विच इज अ सब्सिडरी कंपनी। इनके फाइनेंशियल ईयर पे सवाल पूछ रहे हैं। मस्ट बी, डिफरेंट, सेम, ईदर सेम और डिफरेंट, नन ऑफ दीज। अब होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी जो है, क्या ये अपनी किताबें एक ही बनाती हैं या अलग अलग बनाती हैं? सर, ये दोनों वास्तव में तो अलग अलग ही काम कर रही हैं, तो अलग अलग अपनी किताबें बना रही होंगी। अब अलग अलग अपनी बुक्स बना रही हैं, तो ये अलग अलग फाइनेंशियल ईयर भी फॉलो कर सकती हैं क्या? हाँ जी, बिल्कुल फॉलो कर सकती हैं अलग अलग फाइनेंशियल ईयर्स भी। तो इनके फाइनेंशियल ईयर सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी
हो सकते हैं। सो करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी का यहाँ पे बनेगा। रियलाइजेशन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी इंक्लूड्स द ट्रांसफर ऑफ। तो मान लीजिए कोई कंपनी है ए लिमिटेड, अब इस ए लिमिटेड को बंद किया जा रहा है, ये सारा कंपनी का जो काम है वो एक नई कंपनी बना ली है जेड लिमिटेड, उसको ट्रांसफर किया जा रहा है। अब ए लिमिटेड को जो आप ए लिमिटेड की किताबें जो आप बंद करेंगे उसके लिए एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। उस रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर आपके सारे एसेट्स, लायबिलिटीज, रियलाइजेशन का खर्चा सब कुछ आप डाल देंगे, उनको रियलाइज करेंगे और अपना प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर आपका नॉर्मल जो प्रॉफिट और लॉस है एसेट्स और लायबिलिटीज वगैरह के ऊपर वो निकाला जाता है। आपके जो एसेट्स लायबिलिटीज हैं वो इसके अंदर से भी ट्रांसफर हो जाता है। आपको पूछ रहे हैं अंडर राइटिंग कमीशन, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, पी एंड एल का डेबिट बैलेंस, ये सारी जो चीजें हैं ये एसेट्स और लायबिलिटीज में फॉल नहीं करने वाली और ये आपके रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आएंगी। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कुछ नहीं आएगा रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। While calculating purchase consideration, dash of the asset is to be considered. अब आप परचेज कंसिडरेशन निकाल रहे हैं, परचेज कंसिडरेशन कब निकाल रहे हैं? मान लीजिए अब जेड लिमिटेड ने ए लिमिटेड को परचेज कर लिया, खरीद लिया। अब ए लिमिटेड के जो एसेट्स लायबिलिटीज हैं वो अब वो जेड लिमिटेड के हो रहे हैं। तो अब क्या कंसीडर करेंगे, कौन सी वैल्यू कंसीडर करेंगे एसेट की परचेज कंसिडरेशन निकालते हुए? मार्केट प्राइस, फेयर वैल्यू, एवरेज प्राइस या फिर बुक वैल्यू? अब देखो ये कितने पे खरीदेगा, क्या परचेज कंसीडरेशन होगी, ये किस पे डिपेंड करेगा? आपके एसेट्स और लायबिलिटीज पे। जैसे एसेट्स मान लीजिए कि एसेट्स जो हैं हमने 3 लाख के लिए हैं ए लिमिटेड के और लायबिलिटीज जो हैं वो 1 लाख के लिए हैं। तो आपका जो नेट एसेट्स हुए या फिर परचेज कंसीडरेशन हुई वो यहाँ पे 2 लाख की हो गई। अब ये जो एसेट्स और लायबिलिटी की जो हम वैल्यू यहाँ पे कंसीडर करते हैं, इट इज यूजुअली टेकन टू बी द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट्स। अब फेयर वैल्यू कंसीडर करते हैं, सो करेक्ट आंसर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा। प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव्ड बाय द होल्डिंग कंपनी इज क्रेडिटेड टू। तो माय डियर फ्रेंड्स, मान लीजिए कि एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड को एक्वायर किया 1 अप्रैल को, और 1 अप्रैल को जब एक्वायर किया तो एस लिमिटेड की बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल जो आ रही थी वो 50,000 की आ रही थी और उसके पास जो रिजर्व्स का बैलेंस आ रहा था वो 10,000 का यहाँ पे आ रहा था। और यहाँ पे एच लिमिटेड ने इसके बदले 1 लाख रुपए जो है वो यहाँ पे कर दिए, ज्यादा पैसे पे कर दिए, तो आपका गुडविल वगैरह का केस यहाँ पे बन जाएगा। अब सवाल ये पूछ रहा है कि अगर ये जो प्री एक्विजिशन वाले रिजर्व्स पड़े हैं इसमें से एस लिमिटेड डिविडेंड बांट दे, तो ये डिविडेंड एच लिमिटेड के लिए जो होल्डिंग कंपनी है, क्या उसके लिए एक नॉर्मल प्रॉफिट होगा या फिर उसके लिए कैपिटल प्रॉफिट होगा? देखो यहाँ पे आपके एक्वायर करने से पहले का जो पैसा पड़ा हुआ है आप इसको कंसीडर क्या कर रहे हो, आप इसको एज अ कैपिटल प्रॉफिट कंसीडर कर रहे हो। तो ये वाला जो प्रॉफिट है अगर आपको मिल जाएगा, तो आपको इसे अपनी इन्वेस्टमेंट में से एडजस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट में से एडजस्ट कैसे करेंगे? आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट में इसको क्रेडिट कर देंगे और आपकी नेट इन्वेस्टमेंट अब आपको कम देखने को मिलेगी। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए, इन्वेस्टमेंट अकाउंट का यहाँ पे बनेगा। Distribution of premium for goodwill brought in by the new partner is done on the basis of न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो या फिर नन ऑफ दीज। तो अगर नया पार्टनर गुडविल के लिए प्रीमियम लेकर आ रहा है तो पुराने पार्टनर्स में वो बांट दिया जाएगा। किस रेशो में बांट दिया जाएगा? जिस रेशो में पुराने पार्टनर्स ने सेक्रीफाइस किया होगा। सो करेक्ट आंसर हमारे पास जो बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी, सेक्रीफाइसिंग रेशो। Comparison of one accounting period with that of the past is done by following dash concept: consistency, going concern, cost, time period. So अगर आप एक अकाउंटिंग पीरियड को दूसरे अकाउंटिंग पीरियड से कंपेयर कर रहे हैं वो तभी पॉसिबल है अगर दोनों पीरियड्स के अंदर आपने सेम अकाउंटिंग मेथड्स फॉलो किए हो। तो आपके अकाउंटिंग मेथड्स के बीच में कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। अगर एक साल आप स्ट्रेट लाइन मेथड लगा रहे हैं, दूसरे साल रिटर्न डाउन वैल्यू लगा रहे हैं, अलग अलग मेथड्स को फॉलो कर रहे हैं अलग अलग चीजों के लिए, तो कंसिस्टेंसी नहीं होगा और फिर कंपैरिजन पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए कंसिस्टेंसी का होना बहुत जरूरी है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डैश डील्स विद डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग 3, 2, 6 और 8। सो ओरिजिनली आपका जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 था वो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग से जुड़ा हुआ था
और ये जो स्टैंडर्ड है ना आज की डेट में एग्जिस्ट नहीं करता, इट वाज मर्ज्ड विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 व्हिच इज योर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो आज की डेट में ये एग्जिस्ट नहीं करता है, बट ओरिजिनली एएस 6 था आपका डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग से जुड़ा हुआ। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी का मिल जाएगा। Solvency of an organization depends on options are management efficiency, recovery of the bad debts, paying capacity of short term debt, paying capacity of long term debt। तो अगर हम सॉल्वेंसी की बात करते हैं, आपने सॉल्वेंसी रेशियोज के बारे में भी पढ़ा होगा, तो ये वो रेशियोज हैं जो आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में बताती हैं, आपके इक्विटी डेट के रिलेशन के बारे में बताती हैं। तो सॉल्वेंसी की जब बात हो रही है, वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट कि हमारी कितनी कैपेसिटी है कि हम अपने लॉन्ग टर्म डेट्स को पे बैक कर सकते हैं। इसके अंदर आपकी डेट इक्विटी रेशियो ये सब आ जाती हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी, पेइंग कैपेसिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स का जो है वो बनेगा। An incremental budget is a budget that options are excludes fixed cost, is based on the previous year, adjust for known changes, is prepared from the very beginning, none of these। देखो इंक्रीमेंटल बजट वो बजट है कि आपने पिछला बजट उठाया कि यार पिछले साल हमने 10,000 का खर्चा बजट किया था और इस साल इसमें थोड़ा सा बढ़ा के 11,000 कर देते हैं। तो आपने प्रीवियस ईयर बजट उठाया और उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस कर दिया तो आपका नया बजट बन गया, दिस इज योर इंक्रीमेंटल बजट। सो इसके हिसाब से जो आपका आंसर बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। द स्कार्स फैक्टर इज आल्सो नोन एज, ऑप्शंस आर abnormal फैक्टर, की फैक्टर, लिंकिंग फैक्टर या फिर नन ऑफ दीज। अब ये जो चीज है ना, दिस इज यूजुअली लिंक टू योर मार्जिनल कॉस्टिंग। अब मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर हमें कई बार देखने को मिलता है, आपको बोला जाएगा कि हमारा जो लेबर है ना वो स्कार्स है, हमारा रॉ मटेरियल है ना वो स्कार्स है। फिर आपको अकॉर्डिंगली देखना पड़ता है कि आपका कंट्रीब्यूशन कौन से प्रोडक्ट में ज्यादा आ रहा है, कंट्रीब्यूशन पर आर निकालोगे या फिर कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल निकालोगे, और जिसमें ज्यादा आ रहा होगा आप उस प्रोडक्ट पे अपने ज्यादा लेबर को एलोकेट करोगे। तो जो स्कार्स फैक्टर है जिसकी कमी है वो आपका की फैक्टर बन जाता है, जिसके बेसिस पे आपको आपके डिसीजन लेने होते हैं। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी, की फैक्टर का बन जाएगा। द अकाउंटिंग इक्वेशन asset is equal to capital plus liability is part of which of the following concepts? Going concern, realization, dual aspect या फिर materiality। तो एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी डिनोट्स कि आपका जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उस ट्रांजैक्शन के बाद आपकी जो बैलेंस शीट की इक्वेशन है ये टेली रहने वाली है। जैसे मान लीजिए आपने अपने क्रेडिटर्स को कैश पे कर दिया तो आपके एसेट्स कम हो जाएंगे और आपकी लायबिलिटीज कम हो जाएंगी। तो हर एक ट्रांजैक्शन के कम से कम दो पहलू होंगे और अल्टीमेट रिजल्ट यही होगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा आपकी टेली रहने वाली है, एसेट्स और लायबिलिटीज हमेशा आपके बराबर रहने वाले हैं, और ये चीज कहीं ना कहीं आपकी डुअल एस्पेक्ट कांसेप्ट से जुड़ी हुई है। सो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी का बन जाएगा। The concept that recognizes the distinction between receipt of cash and right to receive the cash is called cash concept, accrual concept, materiality concept या फिर none of these। तो आपको कैश जो मिल रहा है, लेट सपोज आपने कोई सेल किया और वो सेल आपने कर दिया था 31 मार्च को, और लेट सपोज द सेल्स वाज वर्थ ₹50,000, और इस सेल के बदले जो आपको कैश मिला वो मिला 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को आपको कैश मिल रहा है, तो इस केस में कंफ्यूजन अराइज हो गई कि आप 31 मार्च को इसको सेल दिखाएंगे या 1 अप्रैल को कैश दिखाएंगे। देखो कैश का मिल जाना और कैश को रिसीव करने का हक अराइज हो जाना, राइट अराइज हो जाना, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। और अगर हम हक के बेसिस पे चलते हैं, हम राइट टू रिसीव कैश के बेसिस पे चलते हैं, हम कहते हैं कि यार रेवेन्यू एक्रू तो हो गया है, ड्यू तो हो गया है, अब सेल हो गई है, पैसा ड्यू तो हो गया है, तो हम फॉलो कर रहे हैं हमारा एक्रूअल कंसेप्ट। और अगर हम कहते हैं कि नहीं ट्रांजैक्शन को तभी रिकॉर्ड करेंगे जब तक कैश नहीं मिलेगा, तब तक नहीं रिकॉर्ड करेंगे, कैश के बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट कैश बेसिस। तो यहाँ पे राइट टू रिसीव कैश को रिसीट ऑफ कैश से अलग रखा जाता है, किस कंसेप्ट में पूछ रहे हैं। सो एक्रूअल कंसेप्ट आपका जो आंसर है वो यहाँ पे बनेगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। Mr. Ramesh, carrying on real estate business, sold a piece of land for rupees 10 lakh, cost rupees 3,50,000. The type of receipt is dash in nature and profit on sale is dash. अब मिस्टर रमेश का रियल एस्टेट का ही बिजनेस है और रियल एस्टेट में तो लैंड और ये सब चीजें परचेज सेल करते ही रहते हैं, तो उनके लिए एक रूटीन का ट्रांजेक्शन है।
तो यहाँ पे उन्होंने जो लैंड बेचा है उनके लिए एक रेवेन्यू रिसीट होगा, ये रेवेन्यू रिसीट होगा, और जो प्रॉफिट इनको अराइज हो रहा है ये इनके लिए रेवेन्यू प्रॉफिट है और ये इनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगा। सो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें सो दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी। Amount spent for increasing the earning capacity is a dash expenditure. Revenue, deferred revenue, capital और capital loss. तो ऐसा एक्सपेंडिचर अगर आप कर रहे हैं जिससे आपकी अर्निंग कैपेसिटी जो है ना वो इंक्रीज हो जा रही है, आप कोई नई मशीनरी खरीद रहे हैं, पुरानी जो मशीनरी है उसमें कुछ एक्सपेंशन करा रहे हैं, कुछ एड ऑन करा रहे हैं जिससे आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाए, तो वी आर गोइंग टू कॉल इट अ कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग पीरियड बजट इज, बताइए इनमें से कौन सा लॉन्ग पीरियड का बजट बनेगा? प्रोडक्शन बजट, मास्टर बजट, R&D बजट और सेल्स बजट। देखो प्रोडक्शन और सेल्स बजट तो आपके एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के होंगे। मास्टर बजट इज बेसिकली आपका पूरा प्रोजेक्शन हम कर लेते हैं अपने बैलेंस शीट P&L का। जो आपका R&D बजट है रिसर्च और डेवलपमेंट का, ये R&D के ऊपर जो काम चलता है सालों साल चलता है, तो आपका R&D बजट जो होगा वो एक लॉन्ग पीरियड का बजट होगा। Correct answer is going to be option number C. The standards that require peak efficiency and do not allow any work interruption are known as ideal standard, practical standard, normal standard या फिर budgeted standard. तो माय डियर फ्रेंड्स, एक वर्कर के लिए लेट सपोज 10 घंटा जो है वो काम करना इज द आइडियल स्टैंडर्ड कि ये मैक्सिमम टाइम के लिए वो काम कर सकता है, बट एक्चुअल में 10 घंटे के लिए काम करेगा नहीं करेगा, क्योंकि उसको बीच में खाना खाना है, वॉशरूम जाना है और बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो जनाब 10 घंटे आपने कहा कि आइडियली आप काम कर सकते हो, बट एक्चुअली जो आप काम कर रहे हो, जो प्रैक्टिकली काम कर रहे हो वो 9 घंटे के लिए कर रहे हो। तो मैक्सिमम जिसमें कोई वर्क इंटरप्शन ना हो वो आपका आइडियल स्टैंडर्ड है, और इसको यूजुअली आप प्रैक्टिकली अचीव नहीं कर सकते हैं। आपका जो प्रैक्टिकल है वो इससे थोड़ा सा नीचे ही रहेगा। करेक्ट आंसर यहां पे आपका ऑप्शन नंबर ए का बनेगा। Which of the following cannot be a reason of unfavorable material price variance? So material price variance अराइज होता है कि आपने स्टैंडर्ड प्राइस तय किया था इतने पर रॉ मटेरियल खरीदेंगे, आपने तय किया था यार 10 रुपीज पर केजी रॉ मटेरियल खरीद कर लाएंगे, बट एक्चुअल में आप 11 रुपए पर केजी खरीद कर लाए रॉ मटेरियल को, तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस हो गया और अनफेवरेबल हो गया क्योंकि आप महंगा खरीद के लाए हो। तो इनमें से कौन सा कारण नहीं हो सकता ये पूछ रहे हैं। क्वालिटी ऑफ मटेरियल परचेज्ड, अगर आपने अच्छी क्वालिटी का मटेरियल खरीदा तो हो सकता है महंगा पड़ा आपको, तो इट कैन बी वन ऑफ द रीजन। इनएफिशिएंट स्टैंडर्ड सेटिंग, आपने 10 रुपए किलो वाला जो स्टैंडर्ड है वही गलत सेट किया था, ये गलत, ये स्टैंडर्ड ज्यादा होना चाहिए था। सडन राइज इन द मटेरियल प्राइस, तो मटेरियल का प्राइस ही ज्यादा हो गया, तो ये भी कारण हो सकता है आपका। अपॉइंटिंग इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर्स, तो यार वर्कर्स का रोल तो बाद में आएगा, अभी तो आप मटेरियल खरीद कर ही ला रहे हो, मटेरियल आपने कम ज्यादा इस्तेमाल किया उसमें वर्कर्स का रोल आएगा, बट मटेरियल खरीदने में वर्कर्स का रोल नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी जो है इट कैन नॉट बी अ रीजन फॉर मटेरियल प्राइस वेरिएंस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। It is easy to distinguish variances as controllable and uncontrollable, the statement is. तो माय डियर फ्रेंड्स, जो भी आपकी वेरिएंसेस हैं, जैसे आपका मटेरियल प्राइस वेरिएंस ही है, तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस के अंदर आपके कुछ फैक्टर्स ऐसे होंगे विच आर इन योर कंट्रोल एंड कुछ फैक्टर ऐसे होंगे विच आर नॉट इन योर कंट्रोल। तो अगर आपका मटेरियल का दाम ही मार्केट में बढ़ गया तो अनकंट्रोलेबल है, बट अगर मटेरियल का दाम नहीं बढ़ा, आपकी परचेसिंग सही नहीं थी, तो जनाब ये आपका कंट्रोलेबल है। तो ये आपको डिस्टिंक्शन यहाँ पे क्रिएट करना पड़ता है और करना भी जरूरी है, ये डिस्टिंक्शन आपको क्रिएट करना बहुत जरूरी है, तभी तो आप जिम्मेवारी फिक्स कर पाएंगे कि कौन सी वेरिएंस के लिए मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है या कौन सी वेरिएंस के लिए मैनेजर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो ये डिस्टिंग्विश आपको करना ही पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी का जो आंसर ऑफिशियल की में दे रखा है, और ये कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे अप्रोप्रिएट भी बनता है। The most precise test of liquidity is, options are quick ratio, absolute liquid test ratio, current ratio या फिर none of the above। तो अगर आपकी लिक्विडिटी की बात करें तो करंट रेशो जो है, करंट रेशो की अगर हम बात कर रहे हैं तो करंट रेशो में तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, सारे करंट एसेट्स आपके आ जाते हैं, तो इसका स्कोप सबसे ज्यादा बड़ा है। अगर हम इससे और लिक्विडिटी की तरफ जाना चाहते हैं देन कम्स योर क्विक रेशो,
क्विक रेशो के अंदर हम करंट एसेट्स में से अपने जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, स्टॉक हैं, उनको घटा देते हैं। हमें और प्रिसाइज मेजर चाहिए लिक्विडिटी का, तो हम और नीचे आते हैं एब्सोल्यूट लिक्विड टेस्ट रेशो के ऊपर, इसको कैश रेशो भी कहते हैं। तो जनाब ये वाले रेशो के अंदर आपका केवल कैश और कैश इक्विवेलेंट्स, जो नियर कैश एसेट्स हैं, जिनको एकदम से आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज वगैरह, उन्हीं को कंसीडर किया जाता है। तो इनमें से सबसे ज्यादा जो प्रिसाइज मेजर है दैट इज एब्सोल्यूट लिक्विड टेस्ट रेशो। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। Which of the following expenditures is not a capital expenditure? Purchase of machinery, purchase of copyright, cost of issue of shares, premium on insurance of machinery. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके यूजुअली फिक्स्ड एसेट से जुड़े होंगे, जिसमें आप कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं, आपको लंबे समय के लिए बेनिफिट देने वाला है। तो मशीनरी परचेज करना, कॉपीराइट परचेज करना, शेयर्स इशू करना, ये सारी लॉन्ग टर्म आइटम्स है। बट मशीनरी का इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना, ये एक शॉर्ट टर्म आइटम होगी, ये कैपिटल नहीं होगी, क्योंकि प्रीमियम का फायदा आपको केवल उसी साल के लिए मिलने वाला है जिस साल में आपने प्रीमियम पे किया। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी का बन जाएगा। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये था जी आज का हमारा डिस्कशन, जिसमें हमने आपके साथ कुछ सवाल डिस्कस किए। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। ऐसे और सेशंस के लिए प्लीज टू सब्सक्राइब टू एवर स्टडी क्लासेस। इस सेशन का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।